नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में समाज की एक अहम भूमिका होती है। समाज को नई दिशा देने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्र में देश में कई लोग काम कर रहे हैं। कार्यक्रम बदलाव के नायक में हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे ही लोगों की कहानी जो समर्पण की भावना के साथ समाज के निर्माण में काम कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। नारी तू नारायणी, नारी तू ही शक्ति। इन पंक्तियों को सच्चे अर्थों में चरितार्थ कर रही हैं अहमदाबाद में रहने वाली रीमाबेन नानावटी। 4 दशकों से अधिक समय से महिलाओं के कल्याण में जुटी रीमाबेन आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल पेश करती हैं। आइए एक रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि कैसे रीमाबेन ने गरीब महिलाओं की मदद की और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनूठा प्रयास किया। कला संस्कृति को 600 सालों से संजोए गुजरात के अहमदाबाद शहर में रहती हैं महिलाओं की हमदर्द रीमाबेन नानावटी। देश की 22 लाख से अधिक महिलाओं की उम्मीद की किरण बनी है रीमाबेन नानावटी। ग्रामीण और शहरी विस्तार की गरीब महिलाओं की जरूरतों को समझकर उन्हें संगठित कर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाने का काम किया है रीमाबेन ने। पिछले 40 सालों से सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन संस्था से जुड़ी रीमाबेन महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में उनकी कला के अनुसार जोड़कर उन्हें रोजगार देने का काम कर रही हैं। सेवा में माने कि स्वाश्रय महिला सेवा संघ में हम जो असंगठित क्षेत्र की कामदार बहनें हैं उनको संगठित करते हैं और जब वो बहनों के जीवन में जो संघर्ष आते हैं उसका जब समाधान होता है तब एक संतोष मिलता है। वो संतोष एक अलग सा ही होता है और इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो मेरा प्रेरणा स्रोत तो हमारी जो बहनें हैं, सदस्य बहनें, वही है। जब हम इनके पास जाते हैं तो भले ही उनके पास काम ना हो, या तो पानी की बहुत समस्या है या तो उसको रोज़गार के लिए स्थलांतर करना पड़ता है, पर फिर भी वो हमेशा आशा में रहती है, वो कभी निराशा महसूस नहीं करती है। तब मुझे ऐसा होता है कि अगर इनकी इतनी बड़ी समस्याएं हैं फिर भी वो कितनी हमेशा उत्साह में रहती हैं, आशा में रहती हैं। हम छोटी छोटी बातों में क्यों परेशान हो जाते हैं? तो यही से मुझे प्रेरणा मिलती है। समाज में महिलाओं को आगे लाकर उन्हें रोजगार दिलाने में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाली रीमाबेन नानावटी को उनके सामाजिक कार्यों के लिए साल 2013-14 का पद्मश्री पुरस्कार मिला। बेरोजगारी और गरीबी के चलते लोग पलायन ना करें, इसके लिए कई वर्षों तक गुजरात के बनासकांठा जिले में काम कर रीमाबेन ने न केवल इन्हें रोजगार से जोड़ा बल्कि जीवन को सम्मानपूर्ण तरीके से जीने का मकसद और हौसला भी दिया। जब 1985 की साल थी और मुझे हमारी स्थापक ईला बहन ने एक फ़ाइल दी और बोला कि ये काम की जिम्मेदारी आपको लेनी है, तब ना मुझे पता था कि बनासकांठा कहाँ है, पानी के ज़रिए बहनों को कैसे संगठित करते हैं, पर एक मन में था कि कुछ अलग सा करना है। तो मैं वहाँ चली गई, करीबन 9 साल मैं वहाँ रही और जब देखा कि बहनों के पास बहुत अच्छी कारीगरी थी पर उन्होंने कभी उसको रोज़गार के रूप में देखा ही नहीं था और वो काम की शोध में गांव छोड़ के चली जाती थी। तो इन बहनों को हमने संगठित करना शुरू किया। आज उनकी खुद की कंपनी है जिनको हम सेवा उन्नत बाज़ार बोलते हैं, उनकी खुद की ब्रांड है और अभी वो ऑनलाइन भी जा रहे हैं जिसको सेवा बाज़ार बोलते हैं। तो बहनों के हाथ में अभी काम और रोज़गार की सलामती है। उनकी जो बच्चियां हैं वो पढ़ती हैं और ना सिर्फ स्कूल में जाती है पर वो ग्रेजुएट भी होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी होती हैं।
तो बहुत हमें इससे एक प्रेरणा भी मिलती है और आगे और कुछ करने की हिम्मत भी होती है। इन्होंने अपने अलग अलग रोजगार परक कार्यों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। स्वच्छ आकाश अभियान से लोगों को जोड़ा। फिर रीमाबेन ने गुजरात के लिटिल रण ऑफ कच्छ में नमक बनाने वाली कारोबारी महिलाओं के काम को सोलर पंप से जोड़कर उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत बनाया। सेवा संस्था ने अब तक 7,000 से अधिक महिलाओं को सोलर पंप दिए हैं। सेवा के 50 साल इस साल हो रहे हैं। 1972 से शुरुआत हुई और हमारा एक निर्धार है, एक संकल्प है कि हम स्वच्छ आकाश कैसे हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए करें। और जब हम नमक पकाने वाले जो हमारी कामदार बहनों को हमने संगठित किया, तब हमने देखा था कि साल के 8 से 9 महीने वो रेगिस्तान में जाती हैं, नमक पकाने के लिए इतनी कठिन मेहनत करती है, पर फिर भी उसके हाथ में सीज़न के अंत में कुछ आता नहीं है, उसके पास कुछ आवक होती नहीं है। तो उसको व्यापारी या जो साहूकार होते हैं वो बॉन्डेड लेबर की तरह बन जाती थी। उसका एक मुख्य जो समस्या थी वो कि उनको जो डीजल पंप होते थे वो जो उनको 24 कलाक चला के अंदर से ब्राइन खींचना था, उसका अगर हम कुछ विकल्प ढूंढ निकाले तो हमने सोचा कि हम सोलर पंप, क्योंकि रण में तो इतनी सारी सूर्य शक्ति है, तो हमने 5 बहनों से शुरुआत की और आज करीबन 7,000 बहनें सोलर पंप का इस्तेमाल करती हैं और इससे बहनों की आमदनी काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि डीज़ल की उनका जो वपराश था वो बहुत ही कम हो गया। तो आज ये बहनें जब सीज़न के बाद वापस लौटती है गांव, तो 30 से 40 हज़ार रुपये की उनके पास नकद बचत हो जाती है। रीमाबेन के मार्गदर्शन में सुरक्षित पर्यावरण के साथ महिलाओं को जोड़कर शुरू किया गया कमला कैफे महिलाओं की आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश करता है। शुद्ध वातावरण में पौष्टिक भोजन परोसने के साथ इस कैफे को सिर्फ महिलाएं ही चलाती हैं। तो जैसे हमारे भारतवर्ष में कामदारों की संख्या ज़्यादा है और काम या रोज़गार कैसे हम जताएं, तो बहनों का तो एक ये रसोई करना वो बहनों की वैसे ही उनके हाथ में ये कला है, तो उसको हम कैसे स्टैंडर्डाइज करें और उसको बाज़ार में ले जाएं। तो कमला का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम पर्यावरण को भी कायम करें और हमारी ही छोटी किसान बहनें जो उत्पादन करती हैं, जो अनाज है, कठोल है, मसाले हैं, सब्जियां हैं, फल है, ये जो उगाती है उसी को इस्तेमाल करके हम बहनों को ही ट्रेन करें और वो पोषक और शुद्ध खाने की चीज़ें बनाएं। वो पूरी जैसे कैफ़े हैं तो उसमें नाश्ते भी गरम मिलते हैं, सूखे नाश्ते, बेकरी की चीज़ें भी मिलती हैं और इससे बहनों को रोज़गार मिलता है, पर्यावरण भी कायम होता है और बहनों को खाद्य की सुरक्षा भी मिल जाती है। पिछले 50 वर्षों से कार्यरत सेवा संस्था से जुड़कर महिलाओं के जीवन में बड़े बदलाव आए। आज वे न केवल पैसा कमा रही हैं, बल्कि शिक्षित होकर डिजिटल इंडिया के साथ आगे बढ़ने में सफल भी हो रही हैं। मैं 4 दीवार के अंदर से बाहर निकली तो पहले तो मेरी खुद की पहचान मुझे मिली, फिर मैंने मेरी खुद की मालिकी खड़ी की और दूसरी मैं बताती हूँ कि मैं घर से बाहर नहीं निकलती, तो सेवा में जुड़ी तो मैं घर से बाहर निकली और मुझे रोजगार मिली। रीना के नेतृत्व में 40,000 घरों में एमएनए बहनों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को लेने के लिए स्वयं सहायता समूह और एक खुदरा वितरण नेटवर्क की शुरुआत भी की गई। साल 2001 में रीमा नानावटी ने गुजरात सरकार के IFD के सहयोग से जीविका परियोजना शुरू की। रूडी, कमला, हरियाली, सेवा बाजार, सेवा बैंक, गीतांजलि के रूप में विश्व भर में पहचानी जाने वाली 17 से अधिक राज्यों की 22 लाख महिलाएं आज रीमाबेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऊंचाइयां छू रही हैं। बदलाव के नायक में अब बात एक ऐसे ऑर्थोपेडिशियन की जिनकी चिकित्सीय उपलब्धियों के कारण उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है।
डॉक्टर BKS संजय दुनिया के जाने माने ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं। इनकी चिकित्सकीय उपलब्धियों को देखते हुए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, साथ ही सामाजिक कार्यों के लिए इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कई बार उल्लेखित किया जा चुका है। इनकी सेवाओं को देखते हुए इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, चिकित्सा ऑर्थोपेडिक। डॉक्टर संजय ने प्राथमिक ऑर्थोपीडिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण PGI चंडीगढ़ तथा उच्च स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण दुनिया के कई देशों से प्राप्त किया। PGI चंडीगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर और हिमालयन इंस्टीट्यूट जॉली ग्रांट में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं। डॉक्टर संजय ने कई नवीन ऑर्थोपीडिक सर्जिकल शोध किए हैं, जिन्हें ऑर्थोपीडिक पुस्तकों में उद्धृत किया जा चुका है। 16.5 किलोग्राम वजन के सबसे बड़ी हड्डी के ट्यूमर को हटाने के लिए उनका नाम वर्ष 2005 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। 98 वर्षीय उच्च जोखिम वाले रोगी में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, ऑक्टोक्लेव्ड ट्यूमर का पुनः हड्डी प्रत्यारोपण, कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के अंग और जीवन को बचाने के लिए और एक 88 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति में रीढ़ की हड्डी का सफल ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर संजय का नाम वर्ष 2002, 2003, 2004 और वर्ष 2009 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। जो हमने ज्ञान लिया है उसी को हमने अपने यहाँ पे अप्लाई किया है। उसके हम एक एक उदाहरण देते हैं। जैसे हमने हिप की रिप्लेसमेंट की या जॉइंट रिप्लेसमेंट की ट्रेनिंग ली। मैंने सर एक 98 साल के व्यक्ति का कूल्हा बदला हुआ है। अब आप सोचिए कि 58 साल के व्यक्ति का कूल्हा बदलना कितना मुश्किल का है, क्योंकि मेडिकल अपनी प्रॉब्लम होती है, सर्जिकल होती है और सर्जन के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होती है। तो ये तो एक उदाहरण है। दूसरा, हमने ट्यूमर के ऊपर बहुत काम किया सर, बोन कैंसर में। मेरा दुनिया में यदि नाम जाना जाता है तो एज ए ट्यूमर सर्जन जाना जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत काम, एक इनोवेटिव काम है जो मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये भी सुना हो कि बोन के कैंसर होते हैं, हड्डी के कैंसर होते हैं, और आपने ये भी सुना होगा या देखा भी हो कि जिसमें टांगें काट दी जाती हैं। जब कैंसर होता है तो टांग काटती, लेकिन मैंने एक ऐसा ऑपरेशन जैसा तरीका एक अपनाया हुआ है कि जिसमें टांग को बचाया जा सकता है। वो कैसे? बोन को निकालते हैं। जैसे हमने एक मरीज में 6 इंच की बोन को निकाला और उसको ऑटोक्लेवर में उसको बोन को कुक किया। ये इसी तरह से जैसे कि आप अपने बर्तन जो कुकर होता है, प्रेशर कुकर, उसमें आप किसी चीज़ को कुक करते हैं, इसी तरह से ऑटोक्लेवर होते हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट को कुक किया जाता है और उसमें डाल देते हैं। 5 मिनट के उसमें डाला, उसके सभी कैंसर सेल ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो इसकी स्ट्रक्चर बचती है उसको फिर साफ़ करके उसी जगह पर लगा देते हैं जहाँ से निकाला था वहीं से निकाल लेते थे। अंग्रेजी में हम इसको रिसाइकलिंग ऑफ द ट्यूमर बोन ग्राफ्ट कहते हैं। डॉक्टर संजय ने एक आजीवन संकल्प लिया है कि वो सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में समाज को उजागर करेंगे। ये अभियान डॉक्टर संजय वर्ष 2002 से सुचारू रूप से चला रहे हैं। सर, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि हमने लगभग 200 से ज़्यादा फ्री कैंप किए हुए, हेल्थ कैंप करते हैं। और हेल्थ कैंप कोई देहरादून शहर में नहीं करते, पहाड़ के किसी भी कोने में। हम सिर्फ ये मौका तलाशते हैं, अवसर देते हैं। कोई व्यक्ति मुझसे कहे कि डॉक्टर साहब आप हमारे यहाँ कैंप कर दीजिए, मैं कर देता हूँ। मैंने दूर दराज तक, बल्कि यहाँ से देखिए कि जो हमारे उत्तराखंड के जो पड़ोसी प्रदेश हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, वो वहाँ पर भी करता हूँ। और हमारी इस उपलब्धि को इंडिया बुक रिकॉर्ड ने भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया है और उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट दिया। इसी तरह से मैं सर रोड सेफ्टी के ऊपर बहुत काम करता हूँ। चूँकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, 40 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने जो सड़क दुर्घटनाओं हैं उनके हर पहलू को देखा हुआ, चाहे वो शारीरिक पहलू हो, सामाजिक पहलू हो, आर्थिक पहलू हो, मानसिक पहलू। तो इसको मैंने मन से मानना है। पिछले 20 साल से, बल्कि हमने 2001 में शुरू किया था इसको, सड़क सुरक्षा एक कैंपेन अभियान चला रखा है कि जिसमें हम लोगों को पब्लिक अवेयरनेस लेक्चर्स देते हैं, वो भी फ्री देते, निःशुल्क देते हैं। वे प्रत्येक शनिवार को BPL कार्ड धारकों को निशुल्क हड्डी रोग परामर्श देते हैं। साथ ही रोगियों, उनके रिश्तेदारों और आम जनता को विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूक करने के लिए निशुल्क मासिक हेल्थ पोस्ट वितरित करते हैं। बदलाव के नायक में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र के बारे में। साथ ही बात होगी
पशुओं के क्लोन निर्माता डॉक्टर मोतीलाल मदान की। अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बदलाव के नायक में। बदलाव के नायक में अब बात भारत के महान और प्रतिभाशाली शास्त्रीय गायकों में से एक पंडित छन्नूलाल मिश्र की। वाराणसी में रचे बसे पंडित छन्नूलाल को ठुमरी, दादरा, चैती और कजरी जैसी लोकगीत विधाओं में गायन के लिए जाना जाता है। पंडित छन्नूलाल को भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। जय भगीरथ नंदिनी मुनि चय चकोर चंदिनी नरनाग विबुध बंदिनी जय जन्नु बालिका जय। भारत के शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र को ख्याल, ठुमरी, भजन, दादरा, कजरी और चैती जैसे लोकगीत विधाओं के गायन के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। रसना तू रटो हरि नाम सदा, रसना तू रटो हरि नाम सदा, फिर अंत ये जीव हिले ना हिले, आवे कौन काम भजन बिन दिलिया। पंडित छन्नूलाल मिश्र भारत के सबसे महान और प्रतिभाशाली शास्त्रीय गायकों में से एक हैं। उन्हें प्राचीन शहर वाराणसी के सर्वकालिक महान गायकों में गिना जाता है। से जिया रोटी दे हो रामा, हो रामा, हो रामा, हो रामा, हो रामा रे से जिया से रोटी दे रसना तू रटो हरि नाम सदा, फिर अंत ये जीव। पंडित जी अपने मधुर गायन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। उन्हें एक बहुमुखी प्रतिभा वाला गायक होने का गौरव प्राप्त है। बनारस घराने की ठुमरी का बहुत बड़ा महत्व है और ठुमरी 2 ही 3 प्रकार के लोग गाते हैं, लेकिन 10 प्रकार की ठुमरियाँ हैं और उसको मैं गाता हूँ, जो कि बनारस का प्रसिद्ध ठुमरी है। ठुमरी का अर्थ है ठुम वाली, जिसमें ठुमक के शब्दों का प्रयोग हो। और ठुमरी पहले भारत में थी नहीं, इसको भगवान कृष्ण ने लाया है इंद्र के यहाँ से। इंद्र के यहाँ इसका नाम छालिक था। छालिक माने छल युक्त शब्दों का नाटकीय ढंग से जो प्रयोग हो उसको ठुमरी अब कहते हैं ठुमरी, लेकिन पहले छालिक के नाम था संस्कृत में, क्योंकि लोग जानते नहीं कि आदि भाषा है संस्कृत। संस्कृत सबसे पहला भाषा है और उस भाषा में पहले प्रयोग होता था। संस्कृत की ठुमरी भी होती है, उसकी ठुमरी भी हम गाते हैं। तो इसलिए बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं, करीब 70-80 अवार्ड घर में भरा हुआ है। शुरुआत से ही उन्होंने वाराणसी से प्रारंभिक संगीत सीखा और अपने पूरे जीवन उन्होंने संगीत भजन से वाराणसी की सेवा की। उनके पिता भी शास्त्रीय संगीत के अच्छे गायक थे। पंडित जी ने संगीत की मूल बातें अपने पिता पंडित बद्री प्रसाद मिश्रा से सीखी। बाद में वो संगीत सीखने के लिए उस्ताद अब्दुल गनी खान के पास गए। अब्दुल गनी खान किराना घराने के प्रसिद्ध संगीतकार थे। उन्हें कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जैसे सुर सिंगर संसद का शिरोमणि पुरस्कार, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नौशाद पुरस्कार, यश भारती पुरस्कार और साथ ही बिहार संगीत शिरोमणि पुरस्कार। उन्हें कला के क्षेत्र में वर्ष 2020-21 के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हमने संगीत को, शास्त्रीय संगीत को सरल बना करके जनता के सामने प्रस्तुत किया है और देश के लिए गाया है। पंडित छन्नूलाल मिश्र को इससे पहले साल 2010 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
पंडित छन्नूलाल मिश्र शास्त्रीय संगीत के उन कलाकारों में से एक हैं जिन्हें पद्मश्री के बजाय पद्म भूषण प्रदान किया गया। मत जानियो साहिब प्रीतम ये मत जान के तुम बिछड़े मोहे चैन जैसे जल बिनु माचरी। भारत की संस्कृति भारत की पहचान है। पंडित छन्नूलाल मिश्र जैसे देश में ऐसे अनेक कलाकार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की पहचान को और मजबूत बनाते हैं। बदलाव के नायक में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं डॉक्टर मोतीलाल मदान की। डॉक्टर मदान पशुओं की क्लोनिंग के क्षेत्र में काम करते आए हैं और इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जानते हैं इनके बारे में एक रिपोर्ट के जरिए। डॉक्टर मोतीलाल मदन को पशुओं का क्लोन निर्माता कहा जाता है। उन्होंने करनाल के NDRI में काम करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उन्होंने देश और दुनिया में भैंसों में भ्रूण क्लोनिंग की सफलतापूर्वक शुरुआत की, जिसके कारण भारत में दुनिया की पहली क्लोन भैंस का जन्म हुआ। इनके योगदान के लिए इन्हें पुनर्उत्पादक जैव प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। 33 देशों का भ्रमण करने के साथ विश्व के कोने कोने की जानकारी हासिल करने पर पता चला कि पशुओं पर आविष्कार हुए ही नहीं थे। इन्होंने शुरुआत उत्तरी अमेरिका में पशु चिकित्सा संस्थान में जाकर की। हिसार के बाद करनाल आने का मौका मिला, जहां पर सभी के सहयोग से इनकी लैब स्थापित हो गई। इन्होंने देश और दुनिया में भैंसों में भ्रूण क्लोनिंग की सफलतापूर्वक शुरुआत की, जिसके कारण भारत में दुनिया की पहली क्लोन भैंस का जन्म हुआ। The cow herself never gave birth to any one of them, but we took the embryos from her and put it in the female reproductive tract of other animals and therefore multiplied it fast. And that is how that we brought in what we call as the reproductive revolution. The technique was carried further, that this embryo transfer we used to do in taking the embryos from the reproductive tract. But then we went further, we produced embryos on a laboratory bench. By taking the genetics from the males and the female, we put them together on a laboratory bench and produced a calf. And the world's first such calf in the buffalo was produced in our laboratory, called the Pratham. And in this, that we have taken the technology of in vitro fertilization still further, in where we are now cloning the animals. इन्हें उत्तरी अमेरिका के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित पशु चिकित्सा संस्थान गुएल्फ कनाडा 2012 द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें इस उल्लेखनीय काम के लिए अब तक कई पुरस्कार मिले हैं। मदान ने क्लोन बनाने के अलावा ETT में सफलता हासिल की। मोतीलाल मदान 1994 से 1995 तक NDRI में जॉइंट डायरेक्टर और 1995 से 1999 तक डिप्टी डायरेक्टर जनरल रहे। 12 से अधिक हार्मोन के जरिए मवेशियों और भैंसों में सूक्ष्म मात्रा निर्धारण प्रतिरक्षा तकनीक विकसित की, जिससे प्रजनन क्षमता बढ़ाने में मदद मिली है। Last several decades working in the area of animal reproduction and animal biotechnology. Through our work in the laboratory, we have been able to develop protocols and methods by which we can faster multiply our good producing animals. For example, if we have an animal of about 6,000 liters giving milk, then normally this animal will give one calf in a year's time. But through the technology developed by us in terms of the embryo transfer techniques, that we can multiply this animal much faster, and we have produced as many as 10 calves from this single cow in a year's time. भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी ETT से इन्होंने एक ही मादा से 1 वर्ष की अवधि के दौरान 10 बछड़े उत्पादित किए। नई इन विट्रो गर्भाधान प्रौद्योगिकी IVF का प्रयोग भैंसों में करके इन्होंने दुनिया में पहली बार
कचरा पैदा किया। The importance of this thing is that we need in this country a large number of good animals, and we have very few very good animals. So we should take these few very good animals and multiply them so that we have got a large number of good animals. And these, especially the males out of them, can be used for work in the area of artificial insemination or the reproductive development and the increasing the productivity of our animals in the field. और इस तकनीक का देश के पुनर्उत्पादक अनुसंधान और विकास पर बहुत प्रभाव पड़ा। भारत सरकार ने इनके इस उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। बदलाव के नायक में आज हमने आपके साथ साझा की चिकित्सा, समाज सेवा, शोध और कला के क्षेत्र की कुछ ऐसी कहानियाँ जो समर्पण और बदलाव का संदेश देती हैं। अगली बार हम फिर होंगे हाजिर समाज में बदलाव का संदेश देने वाली, बदलाव की नींव रखने वाले नायक नायिकाओं की कुछ ऐसी ही कहानियों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले एक ज़रूरी बात, आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम बदलाव के नायक को संसद टीवी के YouTube चैनल पर देखना ना भूलें। नमस्कार।